सो सर ने अभी रिसेंटली एक बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है, स्केलिंग माउंट यूपीएससी। और इस बुक में स्टोरीज हैं जो आईएएस ऑफिसर बने हैं, जिन्होंने मेहनत करी है, अलग अलग जो काम करे हैं। सर अभी एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, और अरुणाचल प्रदेश के सर चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। सर वार्म वेलकम, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत सर 0.001 सक्सेस रेट है, क्यों बच्चों को फंसा रहे हो आप? नहीं, मैं नहीं फंसा रहा हूँ, लेकिन इतना जोश है ना हमारे यूथ में कि उनको लगता है कि वो इस चढ़ाई को चढ़ पाएंगे। अच्छा। तभी तो जब मेरे समय में होते थे केवल 2.5 लाख लोग, आज की तारीख में है 10 लाख लोग, उसमें से भी 6 लाख सीरियस एस्पिरेंट हैं। अच्छा। और उसके बाद उसमें से आईएएस बनते हैं, हर साल आईपीएस बनते हैं, फॉरेन सर्विस में जाते हैं, दूसरी सर्विस में जाते हैं। और दूसरा है कि वो बच्चे तैयार होते हैं अगली उसके लिए, क्योंकि इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, इतना उनको एक डिसिप्लिन आ जाता है, इतनी प्लानिंग आ जाती है, इतनी सिंसियरिटी हो जाती है, इतना वो लोग सीख जाते हैं, जनरल नॉलेज बढ़ जाती है, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बढ़ जाता है, उनके लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ये फंस रहे हैं, फंस नहीं रहे, ये एक अच्छे करियर की शुरुआत है। पर सर कई बेचारे बच्चे जो इतना काम मेहनत करके फिर रह जाते हैं, तो एक मलाल तो रहता ही है उनको कि भाई इतनी मेहनत करी, 3 साल, 4 साल, 5 साल। मैंने एक तो ऐसे भाई साहब का रिसेंटली सुना जो 6 बार या 5 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, अब वो यूपीएससी के कोई टीचर हैं, वो पढ़ा रहे हैं। तो देखो, मलाल तो रहेगा, ये नहीं कह सकते कि कोई मलाल ही नहीं होगा। जो फेल होंगे या जो सक्सेस नहीं हो पाएंगे उनको डेफिनेटली मलाल रहेगा। आप भी कुछ टारगेट करते हैं, मान लीजिए आप कहते हैं मेरे को तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले भी इतने ही हैं, लाखों लोग हर साल ट्राई करते हैं। बेस कैंप तक आधे ही पहुंचते होंगे, बेस कैंप के बाद पहले पड़ाव पे और आधे निकल जाते हैं। तो लेकिन जो निकल जाते हैं उनको जिंदगी भर मलाल डेफिनेटली रहेगा कि मैं नहीं कर पाया, लेकिन ये नहीं है कि उनका करियर अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती हैं। उनका एक बहुत अच्छा बेस बन जाता है जिसको वो हर फील्ड में काम आएगा। ऐसे नहीं केवल आईएएस बन गए और जो नहीं बने वो सब फेल हो गए, नहीं, वो कोई भी फेल नहीं होता। मेरा तो ये मानना है कि जिंदगी के इस सफर में कोई फेल नहीं होता। वो कुछ ना कुछ सीख के निकलता है, कुछ ना कुछ सक्सेस जरूर पाता है। बहुत कम होंगे जो बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट होकर निकल जाएं, लेकिन 99% सीखते हैं। चाहे वो टीचर बन गया, आप कह रहे हो कि वो 6 साल उसने अटेम्प्ट दिए, टीचर बन गया, तो अब कितने सारे बच्चों को गाइड कर रहा है। नहीं पढ़ता तो नहीं करता, पर वो गाइड कर रहे तो वो तो लगता होगा कि ये खुद का ही नहीं है बंदे का। देखो, कंपटीशन तो यही है। आप सारे कंपटीशन को इस तरह देखिए। अब आजकल तो सुनते हैं कि एक कोई भी नौकरी आप ले लें, इवन एमटीएस जो आजकल बोलते हैं, पियोन नहीं बोलते, मल्टीटास्किंग स्टाफ, एक पोस्ट निकलेगी और हो सकता है कि उसमें 1000 एप्लीकेशन आ जाएं। 1000 के सर लाखों आते हैं। लाखों, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 0.0001%। तो आईएएस की भी उतनी है। पर फर्क क्या उसमें है? और उसमें रात दिन का फर्क है ना। क्या फर्क क्या है? पावर में और सारा ही। नहीं, मैंने कहा कि देखो, कंपटीशन जहां भी होगा वहां लोग ज्यादा ही होंगे। अब ओलंपिक में तो एक मेडल जीतता है, लेकिन कितने लाख तैयारी करते हैं ओलंपिक मेडल की? कितने करोड़ लोगों का सपना होता है कि ओलंपिक मेडल जीतूं। तो क्या छोड़ दें कि ओलंपिक मेडल तो आएगा नहीं जी, कुछ नहीं करेंगे, हम तो तैयारी नहीं करेंगे। ये बात है सर। जैसे आप भिवानी से हो, हाँ। नंदगांव आपका गांव है, और मैं भी वहीं से, उसी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो सर एक तो अपने उस एटमॉस्फेयर में, गांव की पृष्ठभूमि भूमि में आईएएस की जॉब को सबसे पावरफुल जॉब माना जाता है। तो ऐसा क्यों माना जाता है? क्या वो उनका गांव के लोगों का या हमारे लोगों का जो पहला एक्सपोजर है पावर का, वो आईएएस ही है या फिर कुछ और सीन है? देखो, पावर कहाँ से आती है? मेरे को ये लगता है, जो हमारे गांव में हम भी देखते थे, जो आदमी आपकी समस्याएं दूर कर दे, जो आदमी आपकी लाइफ में कुछ चेंज ला पाए, वही पावरफुल है। अब डीसी क्या है? हम लोग सब देखते हैं, आईएएस में मैं भी जब से हूँ, उससे भी पहले से हूँ, कि यही बोलते हैं कि क्या तू डीसी लग रहा है, बहुत बात कर रहा है। तो डीसी इसलिए है कि आपको पानी की समस्या है, डीसी साहब के पास जाओ। आपकी गली नहीं बन रही है, कच्ची गली है, डीसी साहब के पास जाओ। आपकी कोई भी समस्या है तो सबसे पहले आप एसडीएम साहब या डीसी साहब के पास ही जाएंगे, और वो बहुत कोशिश भी करते हैं और काफी लोग की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अभी भी मेरे पास फोन आते हैं कि भाई ये गली नहीं बन रही गांव में, थोड़ा डीसी साहब को बोल दो। ये आजकल पानी नहीं आ रहा, या बस नहीं लग रही गांव में, डीसी साहब को बोल दो।
हाँ ठीक तो बात है। डीसी की एक ऐसी पोजीशन है या एसडीएम की है जो गांव लोगों को दिखती है सीधा कि ये एक आदमी है जो हमारी चेंज कर पाएगा, हमारी समस्या दूर कर पाएगा, इसलिए वो उसको पावरफुल मानते हैं। ओके, दैट्स द रीजन। तो सर इसी पावर के सिलसिले में जैसे बच्चे स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो एक पहला जो फ्रेश माइंड सेट है, एक फ्रेश माइंड है किसी भी बच्चे का, तो उसके लिए पहली 4 या 5 चीजें क्या जरूरी है नेट टू बिकम ए यूपीएससी एस्पिरेंट, या फिर उसको सक्सेस होने में उसमें? देखिए, हर तरह का अलग अलग मैं बोलूँगा 3-4 चीज़ें हैं, जिसके पहली बात तो एक होना चाहिए कि आपका एक सपना भी होना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मेरे को बनना है। इच्छा तो करोड़ों की है, मैं भी कुछ भी सोच सकता हूँ आज की मैं ओलंपिक मेडल लाऊंगा, लेकिन उसके बाद में उसकी तैयारी करनी होती है कि आपको उसका एक बेस बनाना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, इतने सारे सब्जेक्ट आते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप सोच लीजिए वो आईएएस के या सिविल सर्विस एग्जाम में होगा। आपने चाहे हिस्ट्री सोचा, पॉलिटिकल साइंस सोचा, सोशियोलॉजी सोचा, इकोनॉमिक्स सोचा, करंट अफेयर्स सोचा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोचा, जो सब्जेक्ट बच्चे पढ़ते हैं 11वीं 12वीं में, 10वीं में, 9th में, सारे सब्जेक्ट इसमें आते हैं। तो इसलिए एक तरह से ये आसान भी, एक तरह से मुश्किल भी है। आसान ये है कि आपको जो लेवल चाहिए नॉलेज का वो बहुत हाई फाई स्पेशलाइज्ड लेवल नहीं चाहिए। ओके। ऐसे नहीं कि आप स्पेशलिस्ट हैं किसी चीज में, एमएससी हैं, पीएचडी हैं, तो आपको कोई फायदा है नहीं। जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश हैं, जिन्होंने सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, उन बच्चों को फायदा होता है। तो एक बेस बच्चे को शुरू से बनाना चाहिए, मैं कहता हूँ। बहुत बच्चे सोचते हैं, तो उनको भी एडवाइस मैं दूंगा कि अपना पहले नींव बनाइए। जितनी मोटी नींव होगी, जितनी मजबूत नींव होगी, उतनी ही इमारत ऊंची जाएगी आपकी। तो आप बिल्कुल छोटे छोटे किताबों से, एनसीईआरटी की किताब से, या पहले फन रीडिंग करो। मैं ये बोलता हूँ छोटे बच्चों को, कोई सोचो ही मत कि आईएएस बनना है। कुछ भी पढ़ो, जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़ो। उसके बाद जब नॉलेज एक्यूमुलेट करनी है, तब आप बेसिक से शुरू करो। बहुत बच्चे शुरू करते हैं 7th 8th की किताबों से या 9th 10th की किताबों से। बहुत जो ज्यादा जानते हैं वो 11वीं 12वीं की किताबों से शुरू। और सर जो एनसीईआरटी का रोल रहता है उसमें कि भाई एनसीईआरटी पढ़ लो सबसे पहले? एनसीईआरटी तो बेसिक नींव है, मतलब जो पहला आपका स्टेप है, जो आज से नहीं है। ये एनसीईआरटी की किताबें इतनी अच्छी हैं कि आज से नहीं, जब से आईएएस का एग्जाम शुरू हुआ, मेरे को लगता है जब से एनसीईआरटी बना है, तब से एनसीईआरटी की किताबें पढ़ पढ़ के लोग आईएएस ऑफिसर बने हैं। क्योंकि बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है, बहुत ट्रू फैक्ट होते हैं, और बहुत सिंपल वे में प्रेजेंट होता है, बॉक्सेस में, स्टोरीज की फॉर्म में। तो नॉलेज बहुत अच्छे से बढ़ती है। तो कोई भी एस्पिरेंट आज तक ऐसा नहीं होगा, करोड़ों करोड़ों ने एग्जाम दे लिया, जो बिना एनसीईआरटी की किताब पढ़े पास हो गया हो। अच्छा। तो इसलिए एनसीईआरटी की किताब तो बेसिक इंग्रेडिएंट जो मैं बोलूंगा, या बिल्कुल मूल है इसके का, कि ये तो पढ़नी ही पढ़नी है। अच्छा। उसके अलावा आप जो मर्जी पढ़ो, लेकिन सबसे पहले तो एनसीईआरटी की किताब पढ़ो। एंड हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट सर? ऑप्शनल सब्जेक्ट चॉइस ना, मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका सक्सेस की जर्नी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो या तो आप कई क्राइटेरिया यूज करते हैं। कुछ लोग तो हैं जो कॉलेज में जो सब्जेक्ट पढ़ा, क्योंकि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी आपका ग्रेजुएशन लेवल आता है, एमएससी पीएचडी लेवल नहीं आता है। तो ग्रेजुएशन में जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा, उसमें से कोई सब्जेक्ट चूज कर लें, तो उससे फायदा होता है कि आपकी नॉलेज फ्रेश है, आपको उसके बारे में पता है। लेकिन कई बच्चों का होता है कि जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें कंफर्टेबल नहीं होते, या उनको लगता है इसमें मार्क्स नहीं आते मेंस में, या उनको लगता है उसका सिलेबस बहुत बड़ा है। तो ऐसे बच्चे फिर करते हैं जो सब्जेक्ट उनको पढ़ना पसंद है। कई बार होता है कि फैमिली प्रेशर में बंदे ने इंजीनियरिंग ले ली, या माता पिता ने बोला, बापू ने बोला बेटा इंजीनियरिंग ही पढ़नी है तेरे को, 12वीं के बाद बच्चे को तो कुछ ज्यादा पता नहीं होता है, तो इंजीनियरिंग में घुस जाता है। लेकिन बाद में इंजीनियरिंग में जाके उसको लगता है कि नहीं नहीं भाई, ये तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, तो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। तो जिस बच्चे का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, वो फिर दूसरा ऑप्शनल कोई सब्जेक्ट लेता है। तो दूसरी चीज आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तीसरा, कुछ बच्चे ये देखते हैं कि उसका जो ओवरलैप है कि नहीं, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। तो अगर आपका थोड़ा बहुत ओवरलैप है जनरल स्टडीज से किसी सब्जेक्ट का, पॉलिटिकल साइंस से, जैसे पॉलिटिकल साइंस काफी कुछ जनरल स्टडीज में आती है, काफी कुछ आपको ऑप्शनल में तो ऑब्वियसली आती है। तो इस क्राइटेरिया को भी चूज करते हैं। तो ये 2-3 क्राइटेरिया, आपका इंटरेस्ट, आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, और आपका
ओवरलैप विद द जनरल स्टडीज। ओके सर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे तो आपने बताया कि आप जब तैयारी कर रहे थे भिवानी से तो आपने पहले भी मेरे को बताया था कि हम तो भैंस भी चराते थे। भैंस बिल्कुल चराते थे, अभी भी लगा देते हैं। लावणी करके भैंस चराते। देखो गर्मी की छुट्टियों में जब स्कूल की छुट्टियां होती थी तो उस समय खेत में जो भी काम होता था, शुरू में तो लावणी होती थी, जाते ही उसमें लग जाते थे। और शहर से बच्चा आया बेचारा, जाके उसको धूप में लगा दिया तो कई बार बुखार भी हो जाता था। लेकिन उसके बाद जब खेत में से फसल हट जाती थी तब वो फिर भैंस खोल देते थे कि जाओ आधे दिन भैंस चरा के आओ, जोड़ में लेके जाओ और फिर आगे खेतों में लेके जाओ। हाँ, तो सर तब का जो एटमॉस्फेयर था, तब तो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता था, पर माना ये भी जाता है कि कम से कम तब रॉ टैलेंट आता था यूपीएससी में, रादर देन जो अभी कमर्शियलाइजेशन जो यूपीएससी का हो रखा है, जो कोचिंग्स और ये सारा का सारा है। तो वो फर्क कैसे देखते हैं और आप कमर्शियलाइजेशन कैसे देखते हैं यूपीएससी का? कमर्शलाइजेशन तो नहीं, मैं कहूँगा कि रिसोर्सेज लोगों के पास बढ़ रहे हैं। ये इसको जनरल, उसमें पहले रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते थे। बहुत लोगों के पास स्पेयर इनकम नहीं है कि कोचिंग में दे दे। कोचिंग सेंटर तो पुराने भी हैं, लेकिन अब थोड़ा प्रोलिफरेशन मैं देख रहा हूँ कि बहुत अब सेकंड टायर, थर्ड टायर सिटीज में भी पहुंच चुके हैं। सिटीज में भी हैं, ऑनलाइन बहुत सारे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट के अलग कोचिंग सेंटर हैं, जनरल स्टडीज के अलग कोचिंग सेंटर हैं, बहुत सारे हैं। तो एक तो उसमें है कि आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। इन जनरल पहले हम लोग बहुत सारे कंज्यूमेबल गुड्स नहीं लेते थे, अब खरीदते हैं। तो उनके पास, पेरेंट्स के पास इनकम है, तो क्योंकि हर कोई चाहता है, माता पिता, कि उसके बच्चा बिल्कुल बेस्ट बने, बेस्ट करियर में जाए, बहुत पावरफुल बने, बहुत सक्सेसफुल बने, तो वो फिर अपना जहां से भी जुटा के पैसा कोचिंग सेंटर को देते हैं। लेकिन वो मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, शायद मैंने पहले भी बताया कि कोचिंग लेना कोई जरूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी भी हमारे टाइम में तो होता ही था, मैंने तो कभी कोचिंग नहीं ली, कोई स्टेज की नहीं ली, ना इंटरव्यू की, ना मेंस की, ना प्रीलिम्स की, ना ऐसे राइटिंग की, बिल्कुल नहीं थी नहीं, आपने ली नहीं? देखो, एक तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, दूसरा हिसार में होती भी नहीं थी, मैं तो हिसार में था ग्रेजुएशन में, और तीसरा मेरा 2-2 लाख रुपए लेते हैं ये कोचिंग के। हाँ, इतना होगा, आराम से होगा, आराम से होगा, बिल्कुल इतना है। हाँ सॉरी, मैंने आपको रोक दिया। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कोचिंग तो बिल्कुल, उस समय तो देखो मेरे को तो पता भी नहीं था कोचिंग होती है, और ना इतना मेरे पास रिसोर्सेज थे मेरे फैमिली के पास, और ना हिसार में कुछ कोचिंग सेंटर था। लेकिन अभी कोचिंग सेंटर खुल गए हैं, पर मैं फिर कहना चाहूंगा कि बिल्कुल आपको जरूरी नहीं है कोचिंग लेना। अभी भी आपने देखा मेरी इस बुक में 7 बच्चों की कहानियां हैं। हाँ, मनु है, हाँ, गांधी है, हाँ, सत्यम गांधी है, मिन्नू पीएम है, और वसीम अहमद भट्ट है, कश्मीर का बच्चा, श्रुति शर्मा है। तो एक भी बच्चे इसमें से 7 में से 4 बच्चे बिना कोचिंग के आए हैं। हाँ। और जो कोचिंग में सेंटर में गए भी, उन्होंने कहा नहीं, वहाँ तो बहुत टाइम खराब हुआ, वहाँ तो जो चीज़ हम आधे टाइम में पढ़ लेते हैं घर पे, उसी को वहाँ दुगना टाइम लगता है। कई बार कोचिंग क्लासेस में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो कुछ समझ ही नहीं आता है, वहाँ पे स्क्रीन पे ही देख रहे हैं कोचिंग क्लास में भी, क्योंकि टीचर तो दिख नहीं रहा, इतनी दूर बैठा हुआ है। 500 बच्चों को एक साथ, हाँ, 500 नहीं, मैंने सुना 1500 बच्चे एक क्लास में होते हैं, तो उनकी लाइन लगती है कि कौन आगे बैठेगा, बड़ी लंबी लाइन जाती है एंट्री की, तो उसमें घंटों खराब हो जाते हैं। अच्छा। तो मेरे को लग रहा है कि बिना कोचिंग के अगर आप सिंसियरली पढ़ाई करते हैं, और आजकल मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन, कोई सब्जेक्ट या कोई लेक्चर समझ नहीं आ रहा हो, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो, तो ऑनलाइन लेक्चर से ले लें, पर कोचिंग जरूरी नहीं है। ओके जैसे आपने इसमें गांधी का जिक्र किया है, जो सेकंड चैप्टर जो है, वो लड़का जो यंग सा है, और वो सत्यम गांधी, हाँ, पहले ही उसमें अटेम्प्ट में वो क्लियर कर देता है, और वो भी टॉप 10 में। हाँ। तो पहले अटेम्प्ट में क्लियर करने का क्या नुस्खा है? नुस्खा पूछ रहा हूं आपसे कि भाई कम से कम कोचिंग से दूर रहो, फ्रेश माइंड है, सीधा अटेम्प्ट करो और आपका हो जाएगा। नहीं, कोचिंग अलग चीज है, पर मैं ये बता रहा हूँ, हर बैच में मेरे को लगता है 7-8 बच्चे, अराउंड 6 to 7% बच्चे जो हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के निकलते हैं। हमारे बैच में भी हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में 3-4 लोग आए थे, हमारे समय छोटा बैच होता था। तो उसका नुस्खा यही है कि आप एक बेस थोड़ा पहले से बना लो अपना, तैयारी करने से पहले, कि आपका मन है, आपका सपना है कि आईएएस अफसर बनना है, तो थोड़ी पहले से
कॉलेज के शुरू होते ही थोड़ा बेस बनाना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, नॉलेज गैदर करना शुरू कर दीजिए। और सत्यम गांधी ने क्या किया था, फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में वो दिन में 14-14 घंटे पढ़ता था। अच्छा। उसने और कुछ किया ही नहीं, वो एक कमरे में बंद रहता था। कमरा उसका होता था 10 फुट बाय 6 फुट का, जिसमें 3 फुट का। डिप्रेसर हो जाए ऐसे कमरे। हाँ, लेकिन उसमें हिम्मत थी बच्चे में, और उसने 14-15 घंटे पढ़ाई की, सारा 10-10 बार रिवीजन किया। तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में होना ही था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 10th रैंक उसका आया। पर उसके लिए मोटिवेशन चाहिए। अच्छा। तो मोटिवेशन, और दूसरा है कि उसको लग रहा था कि उसके फादर इतने पैसा जुगाड़ नहीं कर सकते कि उसको कई साल तक दिल्ली में रख पाए। वो खुद लोन ले रहे थे 24% इंटरेस्ट रेट पे। तो बच्चा बहुत प्रेशर में था कि इतना लोन मेरे पापा ले रहे हैं, मेरे को एक एक दिन कैसे मैं कम कर सकता हूँ उनका इस चीज़ के लिए। तो उसने इसलिए फाइनल ईयर में तैयारी की, अपनी सब सुख सुविधा कॉलेज लाइफ छोड़ के तैयारी में लग गया, तो हो गया। पर जरूरी नहीं है कि कॉलेज के फाइनल ईयर में ही करो। अगर बेस्ट होता है कि कॉलेज ग्रेजुएशन खत्म करके फिर आप तैयारी करो। सर आपने जैसे एक बात कही कि 10-10 बार उसने रिवीजन कर लिया, तो वो तो ये रट्टाफिकेशन वाली बात होगी पूरा, कि मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ रिपीट करके। ये एक ही तरीके की चीजें कोचिंग में उनको घोट के पिला दो कि भाई ऐसे पेपर होएगा, ये तुम्हें पढ़ना है, ये तुम रट लो, तो आप मेंस कर लोगे, यूपीएससी कर लोगे, फिर मॉक इंटरव्यूज देख लो, और पता नहीं क्या, मतलब वो फिर इंटेलिजेंस कहाँ है सर उसमें? नहीं, इंटेलिजेंस है। देखिए, रिवीजन इसलिए जरूरी है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है। देखो, जब तक आप सब्जेक्ट को समझोगे नहीं ना, तब तक तो आप नहीं कर सकते। इसका सिविल सर्विसेज का सिलेबस इतना वास्ट है, रट तो आप सकते ही नहीं। अगर उतना रटने लग गए तो दिमाग फट जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो समझना ही पड़ेगा आपको कि क्या है। उसी के बाद आप फैक्ट को रिमेम्बर करने के लिए रिवीजन होता है। ऐसे नहीं है कि आप रटने के लिए रिवीजन कर रहे हो। इतना, ये जो रटने का काम होता है ना, ये होता है कि आपको 100 पेज पढ़ने हैं, 200 पेज पढ़ने हैं, चलो रट लो जी। लेकिन इसमें तो हजारों पेज पढ़ने होते हैं ना, कैसे रट लोगे? नहीं रट सकते, ह्यूमनली इम्पॉसिबल। तो सर आपको नहीं लगता ये जो एग्जाम पैटर्न जो है यूपीएससी का, ये बड़ा आउटडेटेड है, ये पूरा ब्रिटिश एरा वाला गवर्नेंस वाला मॉडल है, रादर देन टेक्नोलॉजिकल या नया ऐसा कुछ हो? आपको कैसे लगता है कि ब्रिटिश वाला है? मेरे को तो नहीं लगता। वही पुराना माइंडसेट सर, कैसे है पुराना उसी तरीके से पूरा का पूरा लिखना, उसी तरीके से ये तैयारी कर लो, ये सारी कर लो। मतलब आज भी जो आज से 60 साल पहले, 60 साल बोल रहा हूँ, 50 साल पहले तैयारी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे। जैसे आपने भी कहा कि एनसीईआरटी के बच्चन तभी भी पढ़ा होगा, वो भी पढ़ा होगा। तो थोड़ा सा तो नया चीज, थोड़ा सा तो टेक्नोलॉजी, मॉडर्न डे साइंटिफिक टेम्पर, वो तो होना चाहिए रादर, जो वो पुराना तरीका। आपको क्या लग रहा है कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ इतने दिन से? नहीं, बहुत मतलब कॉन्स्टेंटली चेंज हुआ है। नहीं, धीरे धीरे नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरे समय एग्जाम पैटर्न था वो तो 30 साल ही हुए उसको, उसमें और इसमें बहुत फर्क है। अच्छा, ठीक है। देखो आपने कहा उसमें और इसमें फर्क है, फर्क है ना, तो चेंज हो रहा है। पर उसमें सर बेसिक फर्क नहीं है ना? बेसिक फर्क है। जैसे हमारे टाइम में सीसेट नहीं होता था, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। अब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ओके। तो देखता है बच्चे की एनालिटिकल एबिलिटी क्या है, बच्चे का रीजनिंग कैपेसिटी कितनी है, वो सारी चीजें देखते हैं इसमें, जो सीसेट में। उसके बाद में हमारे समय में एक ऑप्शनल होता था प्रीलिम्स में, और एक जनरल स्टडीज होता था। अब ऑप्शनल नहीं होता। अच्छा। बट उससे बड़ा चेंज ये है कि इथिक्स का पेपर। पहले इथिक्स का कोई नाम ही नहीं सुनते थे हम लोग एग्जाम के टाइम, लेकिन इथिक्स का अब एक प्रॉपर पेपर होता है, जो GS4 जिसको बोलते हैं, जनरल स्टडीज 4, जिसमें आपको बहुत कुछ इथिकल चीजें सीखनी, समझनी, एसिमुलेट करनी पड़ती हैं। वो एक नई चीज होगी। बहुत क्रिटिसिज्म होता था कि इंजीनियरिंग के लोग बहुत आते हैं, वो फिजिक्स और मैथ्स लेते हैं और बिल्कुल उसमें बड़े अच्छे नंबर लेके निकल जाते हैं। तो अब वो एक ऑप्शनल हो गया। ऐसे 2 लिखने पड़ते हैं। तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, और जो सिलेबस है उसमें बड़ी सारी नई चीजें आती हैं। आजकल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन नहीं आते, ब्लॉकचेन पे नहीं आते, डिजास्टर मैनेजमेंट पे नहीं आते, एनवायरमेंटल इश्यूज पे नहीं आते। वो सारे लेटेस्ट चीजें उसमें नहीं है सर। पर चलो सर, लेट इट बी। सर आप मेरे को ये बताओ, हाउ टू इम्प्रेस इंटरव्यू बोर्ड ज्ञान के साथ, ज्ञान के अलावा कई ये ऐसा भी है कि जो सूत्रे बालका का ज्यादा हो रहा है।
कि पर्सनालिटी उनकी अच्छी है। नहीं नहीं, सुथरे हो चाहे कैसे भी हो, सारे बालक तो सारे सुथरे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। इंटरव्यू में देखो, जो सबसे बड़ी चीज है ना, एक तो है ऑनेस्टी। अच्छा, आज भी देखते हैं, पहले भी देखते थे, ऑनेस्ट रहना क्योंकि चाहिए आपको। पहली चीज तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि इंटरव्यू आपकी नॉलेज का टेस्ट है ही नहीं। अच्छा, आपकी नॉलेज तो टेस्ट हो ली 2 बार। एक बार एग्जाम। आपने प्रीलिम पास किया तो आपकी नॉलेज टेस्ट हो गई, फिर आपने मेंस में सारा इतने सारे रिटन एग्जाम दिया तो आपकी नॉलेज टेस्ट हो गई। इंटरव्यू आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है। इंटरव्यू को बोलते ही पर्सनैलिटी टेस्ट है। इंटरव्यू तो हम कॉमन भाषा में बोल रहे हैं, आम भाषा में हम हाँ, बात कर रहे हैं। पर एक्चुअल है वो पर्सनैलिटी टेस्ट। तो आपकी पर्सनैलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट होता है ऑनेस्टी। तो अगर आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने कुछ झूठ बोलने की कोशिश करेंगे या फैक्चुअली गलत चीजें बताएंगे जो आपको नहीं पता है, तो वो गलत है। तो सबसे पहले तो ऑनेस्ट रहना है। दूसरा, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं ना, वैसे रहना है। अच्छा। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चिल हो नहीं गए होने नहीं, मतलब आपको ऐसा नहीं कि अकड़ के बैठना है। कोई कहते हैं बिल्कुल अकड़ के बैठो, हाथ ऐसे रखो, पैर ऐसे रखो, ऐसे कुछ नहीं है। आप ये सोचिए कि ये आपके कोई बड़े भाई बैठे हैं या एल्डर बैठे हैं, या कोई गाइड बैठा हाँ है, गाइड मेंटर बैठा है, हाँ। या कोई आपके ऑफिस में सीनियर हैं वो बैठे हैं, उनसे आप जैसे बात करते हो एक कर्टसी के साथ, वैसे बात करनी चाहिए। तो कई बार वो मॉक इंटरव्यू में या बताने वाले गलत बता देते हैं कि तुम्हारी कमर टेढ़ी है, तुम्हारा हाथ हिल रहा टाई है, बढ़ गई है या तुम्हारा चश्मा मुंह बढ़ हिल गया। रहा है, तो वो उससे कुछ नहीं, सहज रहना चाहिए आपस में। दूसरी ओके, चीज है, इजी होना चाहिए। हाँ, तीसरा है कि आपके बैकग्राउंड पे बहुत सवाल आते हैं। तो जो आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उससे बहुत, आई थिंक 50-60% क्वेश्चन जो है वहीं से ओरिजिनेट होते हैं। ओके। तो उसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। सब बच्चों ने की जो सक्सेसफुल है इस बुक में, तो उसमें आपका पहले तो देखिए उससे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, उसको बहुत ध्यान से पढ़ के सवाल लिखते जाइए, ये सवाल हो सकता है, ये सवाल हो सकता है। फिर जो आपने जवाब दिया, जवाब लिखिए, फिर उस जवाब से क्या सवाल बनेगा वो लिखिए। इस तरह की साइकिल जो है 3-4 बार रिपीट करेंगे तो वो बहुत हेल्प करेगी आपको। जैसे सर मैं रोक रहा हूँ आपको बीच में, ऐसा भी पूछते हैं कई बार, जैसे आपका नाम सज्जन है हाँ, तो हाउ सज्जन यू आर इन योर लाइफ, ऐसे भी पूछ लेंगे। पूछ सकते हैं। नाम के मतलब पे बहुत सवाल होते हैं, है ना, मोडेस्टी लगभग लगभग ना। जैसे भरत सिंह है, भरत सिंह मेरी इस बुक में है, उससे पूछा गया कि तुम्हारा नाम भरत है कि भारत है, पहली बात तो। फिर उसने कुछ बताया, फिर जैसे मैं बता रहा हूँ ना, सवाल से कैसे सवाल निकलते हैं। फिर उससे पूछा कि मनोज कुमार का फिल्मों में क्या कॉमनली नाम होता था, तो उसने कहा कि हाँ भारत। तो फिर उससे पूछा गया कि ये एक्टर्स क्यों ऐसा नाम रखते हैं कई बार। तो इस तरह से एक सवाल से दूसरा सवाल निकलता है, फिर जवाब से एक और सवाल निकलता है। तो आपके नाम के ऊपर कई बार सवाल पूछा जाता है। सर आपको याद है एक आध क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था? मेरे से पूछा गया वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। मेरे से एक तो पूछा गया था कि कल्चर ऑफ हरियाणा इज एग्रीकल्चर, बताओ। ये सर अभी भी डोरे हैं हम, ये वाला माइंड में क्या बताया सर आपने? नहीं, मैंने कहा हरियाणा बहुत रिच है कल्चरल चीजों में। हमारे यहाँ रागनी होती है, धमाल होता है, बहुत सारे डांस फॉर्म हैं, बहुत सारे खाने पीने की चीजें हैं, हमारे लोकगीत हैं। तो कल्चर तो बहुत बड़ी चीज है। एग्रीकल्चर में हाँ डेफिनेटली हरियाणा सबसे आगे है, तो हम प्राउड हैं उसको लेके कि हरियाणा बहुत आगे है एग्रीकल्चर में। लेकिन केवल एग्रीकल्चर हमारा कल्चर नहीं है, लेकिन हमारी चीजें एग्रीकल्चर के चारों तरफ घूमती थ्रू है, उनके आसपास है। ओके, क्या इतने सारे त्योहार हैं हमारे, तीज है तो वो जुड़ा हुआ है एग्रीकल्चर से, शादियों की डेट निकलती है एग्रीकल्चर के हिसाब से है। मकर संक्रांति, होली, आप देखोगे ना जो सावा बोलते हैं वो जब खेतों में कोई काम नहीं होता ना उस समय निकलते हैं, क्योंकि इसी उसका लॉजिक ही ये था कि लोग टाइम वेस्ट नहीं करें, पहले अपना खेतों का काम पूरा करें फिर शादी ब्याह करें। ये ना। इसके बाद जैसे सर इंटरव्यू के बाद में वहाँ लवासना में क्या पढ़ाते हैं फिर वो? लबासना में आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो लबासना में है टीम बिल्डिंग होती है। अच्छा, टीम। क्योंकि जब आप शुरू में जाते हैं तो आपके साथ में कई सारी सर्विस के लोग हैं। तो आपके साथ आईपीएस ऑफिसर भी हैं, फॉरेन सर्विस वाले हैं, रेवेन्यू सर्विस वाले हैं, फॉरेस्ट सर्विस के हैं। तो आपस में आप लोग मिलते जुलते हो एक दूसरे से। तो और फिर उसमें बहुत सारी एक्टिविटी इस तरह की होती हैं जिसमें आपकी बड़ी अच्छी टीम बनती है। जैसे आपको विलेज विजिट 10 दिन के लिए किसी गांव में जाके ठहरा दिया छोटे ग्रुप में, वो मिक्स ग्रुप रहता है, तो वहां पे आप रहे, कठिनाइयों में रहे तो बहुत अच्छा ग्रुप बन जाता है। फिर एक ट्रैकिंग ग्रुप जाता है 10-12 दिन का,
जिसमें अलग अलग सर्विस के लोग होते हैं। फिर वहाँ बहुत सारी एक्टिविटी हैं, हॉर्स राइडिंग है, आपका गेम्स हैं या कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं। तो आपस में इतना इंटरेक्शन होता है कि टीम बिल्डिंग बहुत वो अच्छी होती है। प्रैक्टिकल ज्यादा रहता है वहाँ या थ्योरेटिकल ज्यादा रहता है? रादर प्रैक्टिकल वहाँ पे हाँ। नहीं, एकेडमी में मिक्स है। एकेडमी में आपको क्लासरूम भी होते हैं, आपका सुबह 4 घंटे सुबह में और फिर आफ्टरनून में 2 घंटे, पर उसमें केस स्टडीज ज़्यादा होती हैं कि कोई केसेस दे दिए, कैसे उस ऑफिसर ने हैंडल किया, आप होगे तो कैसे करोगे। तो ऐसा कोई, मैं कहूँगा ट्रेडिशनल क्लासरूम टाइप कम होता है, लेकिन डिस्कशंस हैं, एक्सपर्ट आ रहे हैं बाहर से, आपको केस स्टडी दिया जा रहा है, आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, आपको गेम्स खिला रहे हैं, एकेडमिक गेम्स, उस तरह की चीज़ों से आपको बहुत सिखाते हैं। भारत दर्शन भी होता है फिर? भारत दर्शन तो बहुत अच्छी चीज़ है हाँ ऑब्वियसली। कि इतना, एक तो सबको ये फील होता है कि वापस कॉलेज आ गए हैं, हाँ क्योंकि इतने तैयारी करते हैं 2-2 3-3 साल पढ़ के, तब तक सारा कॉलेज लाइफ भूल चुके हाँ, वो होते एक हैं। लाइव जिंदगी पर लाइवली एक तरह से वापस आप कॉलेज लाइफ में आ जाते हो। जैसे कॉलेज में हम जाते हैं टूर पे, तो भारत दर्शन एक स्टडी टूर है। इसको ये नहीं लेना चाहिए कि भारत दर्शन बस भारत भर में घूमने के लिए। घूमना तो है ही, अप्रिशिएट तो करना ही है कंट्री को कि कितना हमारा डाइवर्स है, कल्चर है, डाइवर्स ज्योग्राफी है, लेकिन उसमें आपको इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रहने का, काम करने का मौका मिलता है। तो भारत दर्शन जनरली शुरू होता है आर्मी अटैचमेंट्स। हमारा भी अटैचमेंट? हाँ बिल्कुल। उससे तो हमारा भी शुरू हुआ था गैंगटॉक में, सिक्किम में आर्मी अटैचमेंट था। तो आप 10 या 12 दिन आर्मी की एक यूनिट के साथ रहते हैं, ओके। आर्मी के बारे में जानते हैं, उनकी कठिनाइयों के बारे में समझते हैं, वो क्या काम कर रहे हैं उसको देखते हैं, उनका लीडरशिप कैसे है वो देखते हैं, और एक आपस में मिलना जुलना भी हो जाता है। तो शुरू में आर्मी अटैचमेंट के साथ शुरू होता है। इसके अलावा फिर एयरफोर्स के साथ होता है अटैचमेंट 5-6 दिन का, फिर नेवी के साथ इसी तरह होता है। आप पनडुब्बी जाके देख रहे हैं, पनडुब्बी में कैसी लाइफ रहती है हमारे नेवी वालों की, वो देखते हैं। तो इसके साथ साथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉरपोरेट का भी फील लेना होता है। तो किसी एक प्राइवेट कॉरपोरेट के साथ में आपका अटैचमेंट होता है, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट के साथ में होता है, किसी अच्छे एनजीओ के साथ में आपको काम करने का मौका मिलता है। तो आप ना केवल देश देखते हैं बल्कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को समझते भी हैं कि उनका फंक्शनिंग क्या है और उनकी क्या क्वालिटी है। ओके, तो ये तो सर हो गया सारा कोचिंग का। अब जब वो अफसर बन के फील्ड में जाता है तो ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में तो भाई को उसको कुछ पता नहीं होता कि भाई करना क्या है उसको, वो धीरे 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 वो सीखता है। और एक उसका इतना एनर्जेटिक माइंड होता है, एक नया चार्म और एंथुजियाज्म होता है जॉब करने का। और फिर वो जब सही नौकरी में आता है तब उसको पता लगता है ओ माय गॉड, ये तो वहां पे ये कहाँ, ये तो ये अलग ही चीज है ये। तो एक वो ब्यूरोक्रेटिक स्टैग्नेशन जो हो जाता है कि भाई आप इतना मेहनत करके, इतना एंथुसियाज्म, इतनी नॉलेज के साथ आए हो, और फिर आपको पता लगता है कि ये सिस्टम, ये रेड टेप, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये आपको अल्टीमेटली वो सारी चीजें नहीं करने देंगी जो आपके एम्बिशन या दिमाग में थी। तो आप वैसे ही बन के वहां पे रह जाते हो। तो आप इस चीज को कैसे देखते हो? आपको क्यों लगता है कि काम नहीं करने देते कोई? बिल्कुल नहीं है, गलत फहमी है, ठीक है? नहीं सर, बहुत बड़ी गलत फहमी है कि ब्यूरोक्रेटिक स्टैग्नेशन नहीं होती है। कोई स्टेग्नेशन नहीं होती। किस फॉर्म में स्टेग्नेशन आपको लगती है? सर इसी फॉर्म में कि मतलब आप जाके देखोगे कि कोई डीसी है वो काम वहां पे करेगा, कि स्टार्टिंग में कोई एसडीएम बना है या फिर डीसी बना है, सिंपली वो कोई काम कर रहा है, तो वहां पे उसके लिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाएगा कि नहीं ये काम नहीं करना है, ये इस पार्टी से रिलेटेड, ये इस पार्टी से रिलेटेड है, या फिर आपको सैंक्शन करवाना कुछ, ये वहाँ ये फाइल में आएगा, ये आएगा, तब तक ये होएगा। फिर वो खुद एक राजा वाले मोड में आ जाता है धीरे 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 धीरे। आई थिंक आपको ना बहुत सारे भ्रम हो रखे हैं ब्यूरोक्रेसी को लेके ना। ये आप बिल्कुल भ्रम में मत रहिए। ऐसा कोई, आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो कोई नहीं रोकने वाला आपको। अच्छा, मेरे को तो किसी ने रोका नहीं। अच्छा काम कर रहे हो तो क्यों रोकेगा कोई? चाहे वो पॉलिटिशियन है, क्यों रोकेगा? उसका तो अच्छा है ना, उसके लोग खुश हो रहे हैं, पॉलिटिकल लोग। तो अच्छा काम में सर फिर वो काम अच्छा ही होता है, वो एक तरफ इंक्लाइंड तो नहीं हो सकता ना। देखो, जब तक आप न्यूट्रल हो ना तब तक आपका कोई आपका दुश्मन नहीं है। अगर आप खुद, आपकी विचारधारा ड्रिफ्ट होने लगती है एक तरफ, या लोग समझते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर नेता से अलाइन हो रखे हैं, तब दूसरे लोग आपको प्रॉब्लम करेंगे। हमको सिखाते हैं, एकेडमी में भी बताते हैं कि यू शुड नॉट ओनली बी न्यूट्रल, यू शुड अपीयर टू बी न्यूट्रल। ऐसा नहीं कि आप न्यूट्रल, पहली बात तो आप न्यूट्रल रहें,
फिर आपको कई बार होता है कि जाने अनजाने ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप किसी पर्टिकुलर की तरफ हैं। तो अगर आप न्यूट्रल हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो सब आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग इतना याद करते हैं। आपने अब भी देखा होगा कि कोई डीसी का ट्रांसफर हुआ तो पूरा बाजार बंद हो गया, पूरा डिस्ट्रिक्ट में धरना हो गया, पहले भी होता था। तो अच्छा काम करने वाले को कोई नहीं रोकता। हाँ, ये होता तो है, पर कई कई तो उनका फेयरवेल के लिए भी आते हैं इतने लोग बाग आते हैं, वो उसमें सर वो दूसरा फेस ऑफ द कॉइन ये भी है कि कई लोगों को ये लगता है कि काम आओगा आगे जिंदगी विदाई देखो जो पब्लिक फीलिंग है ना, वो उससे नहीं होती। जनरल पब्लिक ये नहीं सोचती कि मेरे को कल वो काम आएगा, ठीक है। मैं तवांग में था जब मेरी फेयरवेल हुई, मैं आया था, बीच बीच में सड़क पे लोग बैठे हुए हैं कि डीसी साहब जा रहे हैं। एक हमारे वहाँ पे वो होते थे, मॉन्क्स होते थे, जो मंक है ना, और फीमेल मंक भी होती थी, एनी मोनेस्ट्री भी है सर वहाँ। हाँ, मोनेस्ट्री है। तो मोनेस्ट्री बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे है, तो वहां से उतर उतर के वो चाय लेके बैठे हुए थे कि जा रहे हैं, इनको जाते जाते हम मिलते हैं। तो अगर आप अच्छा काम करोगे तो वो वाले लोग, वो दिख जाती है भावना, कौन आपके रिलेशन बनाने के लिए आपको बाय बाय करने आया है और कौन आपको सही में अच्छे, आपने जो अच्छा काम किया, सच्चे दिल से काम किया, उसका धन्यवाद करने आया है। वैसे सर एक बड़ा रेगुलर क्वेश्चन है, एक आम आदमी आईएएस से दोस्ती क्यों करना चाहता है? क्यों वो अपीयर करवाना चाहता है कि वो उसका दोस्त है, या उसकी प्रॉक्सिमिटी है, उसकी क्लोजनेस है कि उससे अपने काम निकलवा लेगा, या वो अपने आप को इन्फ्लुएंशियल शो कर रहा है सोसाइटी में? देखिए, तीन चीजें हो सकती हैं, आपने दो तो खुद ही बता दी। एक तो होता है कि उसको वाकई में कई बार होता है कि वो उसको रोल मॉडल के लिए देखता है। हाँ। कि ये आदमी ने अच्छा काम किया, ये अच्छा आदमी है, ये एक रोल मॉडल है हमको। इसको वैसे इन जनरल वो फैन फॉलोइंग या आप बोलेंगे अप्रिसिएशन हो जाता है। तो लोग ऑब्वियसली, मेरे को भी लगता है कि मैं किसी को बहुत मानता हूँ, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो किसी और फील्ड का लेखक हो, तो मैं ऑब्वियसली प्रॉक्सिमिटी चाहूंगा उससे कि वो मेरी बात हो, मेरा हीरो है। दूसरा होता है ऑब्वियसली किसी के मन में अगर ये है कि ये मेरे काम आएगा, या मैं इसके साथ फोटो खिंचा लूंगा, फिर लोगों को बेवकूफ बनाऊंगा कि हाँ भाई देखो मैं तो डीसी साहब को जानता हूँ। तो होता है, ये ह्यूमन नेचर है, इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा। तो ये कई लोग जो फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप लोगों को पता होता है कि भाई ये पता चल जाता है, इतना तो सीख जाते हैं सर्विस में आके, कॉमन सेंस हो जाती है कि कौन आपका फायदा उठाना चाह रहा है और कौन आपको रियल में अप्रिसिएशन के कारण आपके पास आया है, या कुछ प्रॉब्लम को लेके आपके पास आया है। तो इसलिए हमेशा ना हम लोग को ये ध्यान रखते हैं, एकेडमी में भी बताते हैं कि दूसरे के बिहाफ पे कोई काम लेके आ रहा है तो नॉर्मली वो उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो अपनी जो क्या बोलेंगे रोटियां सेकने के लिए आया है। अच्छा। तो इसलिए उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ओके सर, जैसे स्टार्टिंग में आपने बात करी, उसी पे बात करते हैं कि भाई कई कई बच्चे जो इतना मेहनत करते हैं 3 से 5 साल और उनको सक्सेस नहीं मिलता, कई बार कई इंटरव्यूज भी देते हैं, तो सर उनको आप किस तरीके से एड्रेस करना चाहोगे? मैं उनको ये एड्रेस करना चाहूँगा कि इससे बिल्कुल आपको हतोत्साहित या डिमोरलाइज नहीं होना है। क्योंकि सर मैं एक चीज ऐड ऑन करूँ, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, कि उनकी जिंदगी के प्राइम 4-5 साल तो निकल गए हैं, कि चाहे वो 22 से उसने कोचिंग स्टार्ट करी हो तो 27-28 का हो जाएगा, 25 से करा हो तो 30 तक का हो जाएगा, तो फिर एक वो लाइफ का पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाता है वो। देखो ये हर फील्ड में होता है कि सक्सेस, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, वो भी बता रहा हूँ कि वो मैंने इसलिए शुरू किया कि हर फील्ड में होता है। मान लीजिए कोई सिंगर बनना चाहता है, उसने 10 साल खूब मेहनत की, खूब सिंगर किया, रियाज किया, 10 प्राइम ईयर ऑफ लाइफ दे दिए, लेकिन सक्सेसफुल सिंगर नहीं बन पाया या सक्सेसफुल डांसर नहीं बन पाया। तो यहाँ पे भी है, वो एक फैक्टर है जिसमें, और मैं ये मानता हूँ कि पिछली बार भी मैंने बोला था, मेहनत के साथ साथ थोड़ा लक भी काम करता है आपका इस एग्जाम में। क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, क्या आएगा, कौन सा इंटरव्यू बोर्ड मिलेगा, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस दिन आपकी तैयारी कैसी है, उस दिन इंटरव्यू बोर्ड का मूड कैसा है, वो बहुत चीज़ों पे करता है। तो इसलिए किस्मत है, कई बार आपका लास्ट होता है, इंटरव्यू बोर्ड को भूख लगी हुई है सबको, तो बोलेंगे जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। तो ऐसा भी होता है, ऐसा हुआ है एक के साथ यहाँ पे। ठीक है, तो बताओ सर, बताओ क्या, बताओ। नहीं, जैसे मिन्नू पीएम का है, इसमें मिन्नू पीएम का जब इंटरव्यू का नंबर आया तब 1:30 बज गया था।
तो इंटरव्यू बोर्ड बहुत जल्दी में था, तो उन्होंने पहले ही बोला कि अच्छा तुम्हें भी पता है कि ये टाइम हो गया है लंच का, तो लेट्स कीप इट वेरी शॉर्ट, तो जल्दी जल्दी करते हैं। तो उसमें थोड़ा बच्चा घबरा जाता है। तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका इंटरव्यू में बहुत लक फैक्टर प्ले करता है। इवन मेंस में भी कौन सा क्वेश्चन आया, कैसा क्वेश्चन आया, आपने इमीडिएटली पढ़ा था वही आ गया, उस पर भी डिपेंड करता है। तो मेहनत और थोड़ा मिक्स ऑफ लक ये होता है। तो जो बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उसी पे आ रहा हूँ, वो ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से कोई कमी रह गई हो, उन्होंने बहुत मेहनत भी की होगी पूरी, लेकिन किसी कारणवश वो सारी गोटियां, जैसे मैंने बोला था, फिट नहीं बैठी और वो रह गए। लेकिन उसमें कुछ बच्चे वो फॉल बैक ऑप्शन रखते हैं कि स्टेट सिविल सर्विस भी साथ में दे रहे हैं, ओके, उसमें चले जाते हैं। कुछ लोग ये रेगुलेटरी बॉडीज में चले जाते हैं, क्योंकि तैयारी तो आपकी हो गई ना। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिक जनरल नॉलेज तो वही आनी है, बेसिक रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी तो वही आना है। तो वो साथ साथ या तो आरबीआई में चले गए, नाबार्ड में चले गए, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में चले गए, बैंक पीओ में चले गए। तो ऐसे बहुत सारे कैरियर ऑप्शन उनके लिए खुले रहते हैं, जहां उनका एक एडवांटेज होता है बाकियों के मुकाबले, क्योंकि उन्होंने इतना बेस बना लिया है। ओके। तो इवन वो ग्रुप बी सर्विसेज में चले जाते हैं या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वाले में। पर एक रिग्रेट तो उनको हमेशा ही रहता है लाइफ में, रिग्रेट तो रहेगा कि भाई वो जब वो आईएएस से डील करना था, मैंने भी दिया था यार मैं भी बन जाता, थोड़ी कसर रही। बिल्कुल है, ऐसे तो है। वो तो रिग्रेट रहेगा। अब इलेक्शन में कोई हार जाता है तो उसको रिग्रेट रहेगा कि देखो मैं जिससे हारा ये तो मंत्री बन गया, अगर मैं 10 वोट से जीत जाता तो मैं मंत्री होता, ये नहीं होता। ये तो देखो ये पार्ट ऑफ लाइफ, फेलियर का रिग्रेट तो पार्ट ऑफ लाइफ हर एक फेलियर में रहता है। आईएएस वाले में भी है, सिविल सर्विसेज में भी है, लेकिन सिविल सर्विसेज एग्जाम बहुत कुछ सिखा जाता है, बहुत आपकी नॉलेज बढ़ा जाता है, बहुत आपका पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन कर जाता है। आपको सारे इंटरनेशनल इश्यूज पता है, आपको नेशनल इश्यूज पता है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप लाइफ में जो भी पाथ बाद में चूज करते हैं उसमें जरूर सक्सेसफुल रहते हैं। हाँ, दिल में एक कसक रहती है कि हाँ नहीं हो पाया और इनका हो गया था, वो तो रहता ही है। ये तो, पर ये चलो ठीक है, लेट इट बी सर। मतलब हैप्पी नहीं हो आप जवाब से। नहीं ठीक है, मानता हूँ इस बात को। रिग्रेट नहीं रहना चाहिए ना जिंदगी में। वो रिग्रेट तो हर फेलियर में रहेगा। आप कोई अच्छी मूवी बनाओगे, नहीं चली, हाँ वो भी है, तो आप रिग्रेट होगा ना, आपको नहीं होगा। हम करते हैं तो होता है। सर दूसरा कि हाउ टू शेड्यूल योर डे, और इसमें साथ ही अलोंग विद कि जो आपका पीयर ग्रुप है और साथ ही साथ में आपकी जो फैमिली है, वो कितना रोल प्ले करता है। आप तैयारी के टाइम शेड्यूलिंग ऑफ द डे कह रहे हैं, तो और उसमें वो रोल भी फैमिली और पीयर्स का भी। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई ऐसा ब्रह्म मुहूर्त नहीं है पढ़ाई करने का। ठीक है, बहुत बोलते हैं लोग कि सुबह सुबह उठ के पढ़ो, सुबह अच्छी रिटेंशन होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस समय आप कंफर्टेबल हो, जिस समय लीस्ट डिस्टरबेंस हो लाइफ में, उस समय आपका शेड्यूल बनाना चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो सुबह उठते हैं बहुत जल्दी, रात को 3 बजे उठ जाएंगे, फिर पढ़ाई करेंगे। कुछ हैं जो रात भर जागते हैं, सुबह सोते हैं। तो एक तो ये मत सोचिए कि एक पर्टिकुलर ब्रह्म मुहूर्त या पर्टिकुलर टाइम पढ़ाई का इम्पोर्टेंट है। आपको कभी भी जो कंफर्ट है उसमें पढ़िए। दूसरा मेरा मानना है कि कम से कम आपको 12+ घंटे पढ़ना पड़ेगा। 12+ घंटे, कम से कम 5-6 महीने के लिए, तो जब आप पूरी तैयारी में हैं 6-8 महीने के लिए, आपको 12 घंटे प्लस पढ़ना पड़ेगा। इस तैयारी में आपको और कुछ सोचना नहीं है उस समय में। अच्छा, वो आप बस केवल यही सोचिए कि मेरे को ये सिलेबस खत्म करना है, मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है, और कुछ सोचने लगेंगे तो फिर नहीं होने वाला। जैसे सर डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं उसमें भी, जैसे सोशल मीडिया है, डिसेबल कर दो। अच्छा, वो हटाए दो। बहुत लोगों ने किया, ऐसे भी हुआ, लोगों ने अपने फोन ठीक नहीं कराया कि फोन ठीक होगा तो मैं सोशल मीडिया देखने लग जाऊंगा। तो डिसेबल कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसमें अगर आप इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि 5-10 मिनट देख लिया और फिर रख सकते हैं, इतनी विल पावर आपके अंदर है, तब ठीक है। लेकिन इसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। रील देखने लग गए आजकल तो बहुत ज्यादा है ना, रील देखते ही चले गए, उंगली हिलती चली गई, टाइम का अंदाजा ही नहीं है। 1 घंटा मैं खुद कई बार 1 घंटा लगा देता हूँ उसमें। तो इसलिए सोशल मीडिया को डिसेबल कर देना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा,
ठीक है। उसके बाद रोल आता है पीयर्स का। आपके पीयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक दो साथी जरूर अच्छा होना चाहिए उस दौरान, क्योंकि बहुत टेढ़ा काम है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मेहनत है, दिन रात लगे रहना है। तो कोई आपके थॉट शेयर करने के लिए, कोई आपकी परेशानियों को समझने के लिए, कोई आपको मोटिवेट करने के लिए आपका एक पीयर ग्रुप जरूर होना चाहिए। पर बहुत सारे नहीं हो कि आप उनसे फोन पे लगे हैं दिन भर। तो 2-3 दोस्त से ज्यादा के टच में रहने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ठीक है, दूसरा ये। तीसरा है कि ये एग्जाम जो है फैमिली का एग्जाम है एक तरह से, क्योंकि इसमें जो बच्चा कितना ही बड़ा है, 21 साल 22 साल 23 साल के बच्चे हैं, तो उनको कांस्टेंट मोटिवेशन की जरूरत है। कांस्टेंट उनको कोई बताए कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, तुम कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में गया तो उसको उभारने के लिए होना चाहिए, थोड़ा घुमा फिरा के ले आए उस दिन। तो ऐसा होता है, जैसे भरत सिंह डिप्रेशन में चला गया था, इसमें स्टोरी है। तो फिर उसकी मदर उसको मदर के सामने थोड़ा रोया, फिर उसको वो लेके गई, मंदिर घुमा के लाई, मंदिर 3-4 मंदिर गए, उसको बोला रोज एक दिया जलाया कर, प्रेयर किया कर 2 मिनट। तो ऐसा कुछ एंकर होना चाहिए। और फैमिली को जरूर बच्चे का एक तो डिमोटिवेट नहीं करना है। बहुत फैमिलीज होती हैं बच्चे को डिमोटिवेट कर देती हैं, तू क्या कर रहा है, तूने 2 साल खराब कर दिए, तूने 1 साल खराब कर दिया, तेरा साथी तो ये बन गया। वैसा नहीं करना चाहिए, उसको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ तुम कर सकते हो, जरूर कर सकते हो, एक ट्राई में नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली ट्राई में करो। और उसके कंफर्ट्स का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कई बार माता पिता अपना शेड्यूल थोपने की कोशिश करते हैं कि उठा क्यों नहीं, 10 बज रहे हैं, अब पता नहीं बच्चा 4 बजे सोया 10 बजे तो उठ सकता है ना। ब्रह्म मुहूर्त में सोया ना वो। तो इसलिए फैमिली को पूरे समय सपोर्ट करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट्स द सेम। आर्यन? हाँ सर, एक तो जैसे हाँ वो है कि पोस्टिंग की बात आती है, तो जैसे आईएएस ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को एनविसाज किया गया, तब ये किया गया कि एक ऐसी सर्विसेज बनाई जाए कि जो सारे देश में इक्वली टैलेंटेड लोगों को। पर कई बार क्या होता है कि जो पोस्टिंग है उसको एज ए पनिशमेंट के रूप के टूल में यूज किया जाता है। तो जैसे मतलब एक बार केस आया था कोविड के टाइम में कि जो 2 कपल थे, ब्यूरोक्रेट कपल, वो घूम रहे थे स्टेडियम में, तो उनको ट्रांसफर कर दिया लद्दाख और अरुणाचल में क्या शायद, वो लद्दाख और शायद नॉर्थ ईस्ट के वो लोग बोल रहे हैं कि जो लोग काम के नहीं है वो हमारे ऊपर थोपते हैं। नहीं, तो आप इनको पनिशमेंट और पोस्टिंग को इनको कैसे देखते हैं? देखो पहले तो आपने जो इक्वलाइजेशन कहाँ रहा कि मतलब किसी ने खराब किया उसको आपने वहां पे थोप दिया जहाँ पे सबसे अच्छे लोगों की जरूरत है। नहीं, सबसे पहले तो जो आपने पहले बात की ना कि देश भर में बराबर लोग मिलने चाहिए सभी स्टेट को, तो जो कार्डर अलॉटमेंट सिस्टम होता है, जैसे आप सेलेक्ट हो गए आईएएस आईपीएस में, तो सबसे पहले आपको कार्डर अलॉट होगा। तो कार्डर अलॉटमेंट के समय में सबको बराबर मौका है कि सारे टैलेंटेड लोग डिस्ट्रीब्यूट होके जाएं, उसमें किसी की नहीं चलती है। उसमें एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट फेयर सिस्टम है, हर स्टेट में लोग इक्वली जितना रिक्वायरमेंट है जाते हैं। दूसरी बात है कि पोस्टिंग, कोई भी पनिशमेंट पोस्टिंग तो सब भ्रांति है ना। पनिशमेंट लोग करते हैं कि भाई मेरा तो, जैसे हरियाणा में आप हैं, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से हटा के मेरे को तो लगा दिया नूह में, तो मेरा तो पनिशमेंट हो गई। या मेरे को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या मैं डीसी था और मेरे को तो सचिवालय में लगा दिया तो पनिशमेंट हो गई। क्यों, वहाँ काम नहीं है क्या? वहाँ भी बहुत काम है। अब आप बात कर रहे हो लद्दाख भेज दिया किसी को, तो लद्दाख में तो बहुत काम है, लद्दाख में पनिशमेंट कैसे हुई? पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद ही उन्हें भेजा गया, तो फिर वो आप उसको कैसे देखते? नहीं, उनका वैसे भी नॉर्मल हो तो मैं हाँ, उसको कैसे देखते? नहीं, उनका वैसे भी बाहर जाने का टाइम हो गया था। एक रोटेशनल पॉलिसी है यूटी कार्डर में कि आप 4 साल यहाँ रहे, 2 साल आपको बाहर रहना है, 3 साल फिर दूसरे सेगमेंट में रहना है, तो उसको ऐसे नहीं जोड़ना चाहिए। और हर नौकरी में, हर मैं कहूँगा पोस्ट में आपके पास चैलेंजेस हैं, हर पोस्ट में काम करने का तरीका है। इसमें मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। किरण बेदी का सुनते थे हम लोग, एक्चुअल तो हमें नहीं पता कि उनको पनिशमेंट करके तिहाड़ जेल का वो लगा दिया गया था, आईजी तिहाड़ जेल, ऐसा उस समय बताते थे। तो लोगों ने सोचा बहुत पनिशमेंट होगी इसकी, तो इसको तो वहाँ पे खुड्डे लाइन लगा दिया है, जो भी बोलते हैं आप अपने उसमें ना कि तिहाड़ जेल के उसमें। पर वहाँ पे उन्होंने इतना अच्छा काम किया और वो मैग्सेसे अवार्ड भी उनको मिला, रिफॉर्म्स किए जेल में। तो जहाँ कई बार लोग सोचते हैं कि आपको तो बिल्कुल पनिश कर दिया गया, वहाँ आप सबसे अच्छा काम भी कर सकते हो।
हाँ ये भी है। और सर एक ये भी है, जैसे गांधी के टाइम में देखते हैं हम, नेशनल मूवमेंट के टाइम में देखते हैं, गांधी बोलते हैं कि मतलब हर एक कोई भी जॉब होनी चाहिए, उसको आपको एक तरीके से एक डिग्निफाइड वे में देखना चाहिए, क्योंकि हर एक इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल है। बट आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि यूपीएससी को एक तरीके से हाइप करके देखा जा रहा है कि ये ही जॉब है, अगर आपको कुछ प्रूव करके दिखाना है, सक्सेस इज इक्वल टू यूपीएससी। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि मतलब जब तक ये ऐसी चीजें, ऐसी जॉब होंगी, तब तक जो लेबर की जो डिग्निटी होती है एक सोसाइटी में जरूरी होती है, वो तब तक मतलब थोड़ी मुश्किल होगी अचीव करनी, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन है उस इनइक्वालिटी का। हाँ, तो ये मैनिफेस्टेशन इस बात के लिए है, जो ग्रुप में एक सिविल सर्वेंट बनने का क्रेज है, उसमें हाइप होगी कि मेरे को आईएएस अफसर बनना है या आईपीएस ऑफिसर बनना है ना। जो आर्मी के बच्चे हैं, मैं भी आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, वहाँ बहुत बच्चों में क्रेज है कि मेरे को आर्मी ऑफिसर बनना है। उसके बाद जो आप बॉम्बे में जाके किसी से पूछ लो क्या सिविल सर्विस होती है, क्या यूपीएससी होता है, जो पॉश एरिया है, तो उनको पता ही नहीं होगा। उनके लिए बड़ी चीज़ है कि कॉर्पोरेट में अच्छा कैसे बना जाए। जो आजकल नए नए बडिंग एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वो वाला ग्रुप है, वो तो बोलेगा नहीं मेरे को तो यूनिकॉर्न क्या बनाना है, एक बड़ी कंपनी बनानी है। तो वो सब आपकी मेंटेलिटी में है, आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंट मानते हैं, उसी के हाइप में रहते हैं ना। अब आर्मी वाला तो बोलेगा मेरे को तो आर्मी ऑफिसर ही बनना है, मेरे को एनडीए क्रैक करना है, नहीं तो मेरे को सीडीएस पास करना है और आर्मी में जाना है। ऐसी बहुत फैमिलीज हैं। तो ये सब हमारा, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा आपका वैसा है रूरल एरिया में, जहाँ पे देखते हैं कि डीसी एसडीएम बहुत बड़ा काम करते हैं या बहुत समस्याएं सॉल्व करते हैं, उनमें क्रेज होता है कि मेरा बच्चा जाए। अब बिजनेसमैन में कई बार होता है क्रेज नहीं भी होता उसको आईएएस का, लोगों को पता भी नहीं होता, तो उनमें कोई क्रेज नहीं है। तो सर इन सब के चक्कर में जो मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर का एग्जाम, सिविल वर्कर का एग्जाम, तो उनकी जो जॉब है उनको आप डिग्निफाइड वे में क्यों नहीं देखते कि मतलब वो भी तो एक सबसे इसेंशियल काम कर रहे हैं एक तरीके। उनकी जॉब को तो बहुत डिग्निफाइड वे में देखना ही चाहिए, बट नहीं देखा जाता ना। क्यों नहीं देखा जाता? वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, वो फिर देखो, क्योंकि हम नहीं मानते ना उसको, क्योंकि उसका जॉब क्या है, अगर उसको दिन भर धूप में काम करना है तो हम उसको अच्छा नहीं मानते। लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ यहाँ घर में बैठे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं होता तो घर बन जाता। या सफाई तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सफाई में आपका सीवर वाले वर्कर नहीं हो या झाड़ू लगाने वाले वर्कर नहीं हो तो कितना गंदा शहर होगा, कितनी बीमारी फैलेंगी। जैसे आपने एग्जांपल दिया था वो पियोन के लिए अभी एमटीएस का यूज करते हैं, मल्टीटास्किंग। यस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो जो एक थोड़ा हाँ बिल्कुल, अब वो पियोन कहीं वर्ड ही नहीं है, सब मल्टीटास्किंग स्टाफ है। पहले होता था भारत सरकार में एलडीसी यूडीसी असिस्टेंट, पर सिविल ये आईएएस को सर्वेंट क्यों बोलते हैं? सिविल सर्वेंट नहीं सारे देखो आईएएस नहीं, सारे ही सर्वेंट हैं ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, केवल आईएएस नहीं, सब हैं पब्लिक सर्वेंट हैं। हम लोग ये बोलते हैं ना कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, क्योंकि हमें पब्लिक के लिए काम करना है, उसकी समस्याएं दूर करनी है, उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो कई इसमें गलतफहमी पाल लेते हैं कि तो हमारे सर्वेंट है, ऐसा नहीं है, पब्लिक सर्वेंट। सही बात है, समझ गया आपकी बात। सर एक चैप्टर आपने मिस कर दिया इस किताब में। हाँ, वो चैप्टर है कि यूपीएससी को धोखा देके कैसे सिलेक्ट हो, जैसे पूजा केडकर वगैरह ने किया या लूप होल्स को पकड़ के। तो ये जैसे ये हो रहा है कई वजह से। पूजा खेडकर का केस था, खेडकर या खेदकर जो भी है, जो लूप होल्स और इतना कुछ बेवकूफ बनाया यूपीएससी को, कई बार वो सिलेक्ट भी हो जाते हैं। तो आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? मेरे को ये लगता है कि यूपीएससी को बेवकूफ तो नहीं बना सकते इन टर्म्स ऑफ कि देखो एक दो पोस्ट जैसे अभी उन्होंने रिसेंट एग्जांपल देखिए, अगर गलत सर्टिफिकेट कोई देता है, मेरे को पूरा केस नहीं पता पूजा केडकर का, लेकिन जो मैंने सुना है कि गलत सर्टिफिकेट उन्होंने दिया, शायद कास्ट का लिया या डिसेबिलिटी का लिया, तो ऐसा ईडब्ल्यूएस का भी शायद ईडब्ल्यूएस का लिया कि नहीं पता नहीं। तो वो ठीक है, वो गलत सर्टिफिकेट लिया। गलत सर्टिफिकेट बहुत लोग ले सकते हैं, तो सर्टिफिकेट देने वाले को देखना। अब यूपीएससी तो जांच नहीं कर सकता ना। अगर किसी ने मेडिकल सर्टिफिकेट गलत दे दिया और मान लो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देख पा रहा हूँ, और कोई बोले कि नहीं ये तो 100% ब्लाइंड है, तो यूपीएससी तो जाके वापस टेस्ट नहीं कराने वाला ना उसको तो जाके डॉक्टर से तो नहीं पूछने वाला कि क्या किया। ये माना जाता है, प्रिज्यूम किया जाता है कि जिसने सर्टिफिकेट दिया है उसने अपनी ड्यूटी पूरी की, उसने कुछ गलत नहीं किया, वो बिल्कुल ऑनेस्ट
अच्छा आदमी है जो सर्टिफिकेट दे रहा है। अगर उसने गलत दिया तो ये तो एक इंडिविजुअल एब्रेशन है, और इतने सालों में एक पूजा केडकर दिखी है ना, तो ऐसा नहीं का है तो ना। पता चला, क्या ऐसे और भी हो सकते हैं? नहीं होंगे, अगर ऐसा होता तो सामने आ ही जाता है देर सवेर। अच्छा अच्छा। और वो तो ओडी में चल रही थी, ये लाल बत्ती लगा के, बताओ दिमाग खराब हो रखा है उसका। हद से ज्यादा बताओ। देखिए, नौकरी करनी नहीं थी उसको, तो करनी ही नहीं थी नौकरी। नहीं नौकरी करनी थी, इसीलिए उन्होंने इतने अटेम्प्ट दिए, इसीलिए उन्होंने कुछ लूप होल ढूंढने की कोशिश की। नौकरी का क्रेज तो था, लेकिन पब्लिक सर्विस का क्रेज नहीं था। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, नौकरी का था, वो दूसरे कारणों से था कि इतना इन्फ्लुएंस है, चार्म है, स्टेटस है, बट पब्लिक सर्विस ओरिएंटेशन नहीं था। तो इसलिए जाते ही सबसे पहले उसको जो अपना सपना देखा था कि मैं लाल बत्ती की गाड़ी में घूमूंगी या मैं लाल बत्ती को यूज ही नहीं करता रास्ते में। हाँ, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि उनका क्रेज दूसरा था, उनका मोटिवेशन दूसरा था। ओके सर, मॉक इंटरव्यूज जो होते हैं वो फायदा करते हैं थोड़ा बहुत? जैसे अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं इस तरह के मॉक इंटरव्यूज। मॉक इंटरव्यू फायदा भी करते हैं, कुछ कुछ लोग का नुकसान भी करते हैं। अच्छा, नुकसान भी? मैं ये बताऊंगा जो मेरे को इन बच्चों से बात करके पता चला कि मॉक इंटरव्यू में कई बार बहुत ही नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं लोगों को, तो वो उससे थोड़ा डिमोरलाइज भी हो जाते हैं। लेकिन मॉक इंटरव्यू एक बहुत अच्छा तरीका है, आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा आता है, आपको क्या क्या टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनका आइडिया लगता है, और आप एक उस प्रोसेस से गुजर जाते हो, तो जो उस समय में आपका नर्वसनेस कम हो जाती है जब आप एक्चुअल इंटरव्यू देने जाते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया, दो चीज़ों से लोगों को होता है। एक तो उनको होता है कि मॉक इंटरव्यू में फीडबैक बहुत खराब हो जाता है। दूसरा है कि मॉक इंटरव्यू आजकल ना बड़े उससे होते हैं, बड़ा सारा कमरा होगा, 10 कैमरे लगे होंगे आपकी तरह यहाँ वहाँ, ठीक है, बड़ा रूम है, बड़ा सारा टेबल है, जिसमें आप चलते चलते पहुंचोगे तो 20-25 कदम चलना आपको। लेकिन वही बच्चे जब यूपीएससी इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ तो छोटा कमरा होता है, उस कमरे से तो 1/4 होता है। तो ऐसा हुआ, 1-2 बच्चे को ये लगा कि मैं तो गलत कमरे में आ गया हूँ। ये तो शुरू में बाहर कोई कमरा है, मेरे को आगे जाना है रूम में इंटरव्यू के लिए। नॉर्मल सी टेबल लगी हुई है। तो ये देख लेना चाहिए कि थोड़ा सेटिंग में फर्क होता है। मॉक इंटरव्यू आजकल बहुत इलेबोरेट होने लग गए सोशल मीडिया के चक्कर में। उन्होंने नहीं, इसलिए कर दिया कि उनको वो दिखाना है, बेचना है, इसलिए कर दिया। उससे रील बना बना के चलानी है, इसलिए कर दिया। तो ये दोनों चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मॉक इंटरव्यू में नेगेटिव फीडबैक से नहीं घबराएं, और मॉक इंटरव्यू में आपको जो इंटरव्यू का सेटअप है वो यूपीएससी में अलग मिल सकता है। ओके सर, एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि आईएएस लोग 3 चीजों के बारे में ही ज्यादा केयर करते हैं। एक तो अपना ईगो सेटिस्फेक्शन, एक अपनी पोस्टिंग्स, और तीसरा हायरार्की। ये हो जाए लाइफ सेट है उनकी। देखिए, ये बिल्कुल आपको कहाँ से गलत फहमियां हो रखी है ना। हायरार्की तो देखो सब जगह है ही। हायरार्की में क्या, उसमें क्या करेंगे? हायरार्की तो दी हुई है ना। जैसे हम बोलते हैं आपका जन्म हो गया, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपका जिस बैच में सिलेक्शन हो गया उसमें हो गया, अब आपसे जो सीनियर है वो तो सीनियर ही रहेगा। हाँ। तो उसमें हायरार्की में हम आप क्या कर सकते हैं? आईएएस ऑफिसर क्या कर सकता है? हाँ, ये भी है। क्या ध्यान करेगा उसमें, बताओ? पर फिर भी एक तो रहता ही है उनको कि ये उसको यहाँ, ये वाला यहाँ पे लगा दिया, मेरे को मैं यहाँ पे हूँ, या मैं वो मेरे कमरे में आके मीटिंग करेगा, मैं उसके कमरे में जाके मीटिंग नहीं। तो इतना छोटा छोटा नहीं, ये चीजें चेंज हो रही हैं, ऐसा नहीं है। ये चीजें भी धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। देखो, सिविल सर्विस में या कोई भी ऑर्गेनाइज सर्विस होती है, उसमें ये सीनियर जूनियर का होता है फर्क, क्योंकि तभी डिसिप्लिन भी आता है, नहीं तो डिसिप्लिन नहीं रहेगा। और हमारे से ज्यादा यूनिफॉर्म सर्विस में और ज्यादा हायरार्किकल है, क्योंकि वहाँ जरूरत है इस चीज की, कमांड एंड कंट्रोल की जरूरत है। तो इसलिए यहाँ पे भी होता है, लेकिन थोड़ा इनफॉर्मेलिटी अब बढ़ रही है, हालांकि और इनफॉर्मेलिटी होनी चाहिए, मेरे को ये लगता है। ओके, एक टीम और एक ग्रुप के जैसे अभी आप काम करने का ओरिएंटेशन जो है उसका थोड़ा चेंज होने की जरूरत है, जहाँ ज्यादा इनफॉर्मल हो। एक लाइन में 5 बार सर नहीं बोले तो उसकी जरूरत है, और ये रिफॉर्म प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा। ओके, एनीथिंग एल्स? यूपीएससी में रिफॉर्म की बात आती है, जैसे प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स के नहीं आते, एक साल बाद आपको पता चलता है कि इतने मार्क्स आए,
तो कोई बच्चा कोई एस्पिरेंट वो अपने आप को कैसे इवेल्युएट करे। फिर मेंस होता है, मेंस में भी नहीं पता चलता कि आप कहाँ पे रह गए, कहाँ पे नहीं रह गए। तो जो ट्रांसपेरेंसी होती है, एक जो न्यूट्रलिटी होती है, आपने कहा कि इट शुड नॉट ओनली बी न्यूट्रल, इट शुड आल्सो अपीयर टू, तो वो आप उस चीज को कैसे देखते हैं कि मतलब रिफॉर्म किस तरीके से होने चाहिए बेसिकली? बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं। जैसे हमारे समय में हम लोगों को प्रीलिम्स में कितने नंबर आए नहीं पता चलता था, वो केवल रिजल्ट आता था कि ये पास हो गए और बाकी नहीं हुए। लेकिन अभी प्रीलिम्स के मार्क्स आ जाते हैं बहुत तुरंत। एक तो आजकल तुरंत नहीं है, फाइनल रिजल्ट के साथ आते हैं। नहीं, फाइनल रिजल्ट के साथ अभी भी ऐसा है क्या? अच्छा, मेरे को सॉरी नॉलेज नहीं है। फाइनल रिजल्ट के बाद आती है। आंसर की तो इमीडिएटली अपलोड कर देते हैं कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर वो बदमाश होते हैं सर। की भी मैं बताता हूँ कि कई कोचिंग सेंटर के आंसर की इतनी वेरी करती है, हाँ, यूपीएससी के ओरिजिनल आंसर की कि 10 क्वेश्चंस का फासला। हाँ, नहीं वो उस बात सही है। कैसे ये भी मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे भी जो हमारे ये 7 हीरोज हैं इस बुक में, उसमें भी 1-2 के साथ ऐसा हुआ कि उनको आंसर की देख के लगा कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है। श्रुति शर्मा को ही लगा, जिसने अल्टीमेटली टॉप किया 2021 एग्जाम, तो उसको प्रीलिम्स के बाद लगा कि आंसर की चेक करके कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। 2-3 दिन डिप्रेशन में रही, लेकिन दोबारा किसी और सेंटर की आंसर की देखी तो उसको लगा कि नहीं पास हो जाऊंगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि इमीडिएटली आप जंप करके आंसर की नहीं देखें, प्रीलिम्स के बाद थोड़ा समय दें ताकि और अच्छी आंसर की शांति के साथ आ जाएं। और उसमें भी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो उससे घबराएं नहीं, क्योंकि वो वेरिएशन होता है एक्चुअल आंसर की और उसमें ना। तो एक तो ये है। दूसरा, मेरे को लग रहा है कि प्रीलिम्स के मार्क्स इतना लेट नहीं आते, आप एक बार चेक करिए। नहीं, मुझे पता है। अच्छा, तो और जल्दी करने चाहिए। फिर अगर आप कह रहे हैं फाइनल रिजल्ट आती है, जो लिस्ट आती है इंटरव्यू, जो फाइनल रिजल्ट आती है, जो पीडीएफ आती है, उसमें सिर्फ नाम होता है और वो रैंक होती है। उसके बाद आपके इंटरव्यू के मार्क्स आएंगे, उसके बाद आपके प्रीलिम्स की कट ऑफ हो रही है वो आएगी, और फिर आपके मतलब वो मार्क्स शीट आएगी मेंस और ये सब। तो फिर जरूर यूपीएससी को जल्दी करना चाहिए फिर तो। हाँ, क्योंकि बाकी स्टेट सर्विसेज भी ये करती हैं कि मतलब वो आंसर की निकालती हैं, फिर आप कोई चैलेंज करना चाहे आंसर की को, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग वो फाइनल आंसर की होती है। और यूपीएससी ने भी अपने आप को ऐसे मान रखा है कि जो वो आंसर की निकालेंगे वो परफेक्ट है, चैलेंज नहीं कर सकते उसको। निकालने के बाद क्या चैलेंज करोगे? एक ये भी है, जैसे जो कोचिंग की बात आती है, कोचिंग हब की, तो ये कोचिंग मतलब जैसे अब तो जान का खेल हो गया है। जैसे जो इंसिडेंट कि मतलब वहां पे पानी भर गया और लोगों की डेथ हो रही है, मतलब यूपीएससी को कुछ एफर्ट नहीं डालना चाहिए कि जो प्रोसेस हो वो थोड़ी स्मूथ हो बच्चों के लिए, क्योंकि डिप्रेशन भी आता है, एंजाइटी भी होती है, अनसर्टेनिटी भी होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती है, हजारों तरीके की। तो जो बॉडी इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो, ताकि जो प्रोसेस के थ्रू बच्चे आ रहे हैं वो भी प्रोसेस थोड़ी ठीक है उनके लिए। पहला तो जो आपने बोला ना इंसिडेंट ये दिल्ली में जो हुआ था, उसमें यूपीएससी का रोल कुछ नहीं है। ये तो अगर कोई इंडिविजुअल लेवल पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या बिल्डिंग के यूज में गलत कर रहा है, तो उसका जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, लाइक एमसीडी यहाँ पे है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, या जो भी बिल्डिंग बायलॉज को इम्प्लीमेंट करता है, उनको ध्यान देना चाहिए। ये आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, इसमें कोई यूपीएससी का रोल नहीं है। लेकिन अगर कुछ और रिफॉर्म हो सकते हैं, और अगर टाइम स्क्वीज हो सकता है, और ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है, या आप जैसे कह रहे हैं कि आंसर की पहले पब्लिश हो जाएं, लोग उसको चैलेंज कर पाएँ आंसर्स को, उसके बाद रिजल्ट निकालना चाहिए, ये सब अच्छी बातें हैं, पॉजिटिव प्रोग्रेसिव स्टेप हैं। और जिस दिन रिजल्ट आए, आजकल सब कुछ ऑटोमेटेड है, जिस दिन रिजल्ट आए तो आपके मार्क्स भी दिख जाएं तो और भी अच्छी बात है। मेंस में भी जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आपके मार्क्स भी डिस्प्ले हो जाएं, ताकि आपको पहले पता रहे कि आपका ऑप्शनल गड़बड़ हुआ कि जीएस गड़बड़ हुआ, जीएस में कौन सा पेपर गड़बड़ हुआ, ताकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको और आप अच्छे से काम कर पाएँ। और प्रोसेस मेरे को लगता है पहले से थोड़ा स्क्वीज़ हुआ है, पहले से कम 2-3 महीने प्रोसेस छोटा हुआ है। हमारे समय में ये जो निकलता था एडवर्टीजमेंट, वो मिड दिसंबर में निकलता था। अभी ये एडवर्टीजमेंट फरवरी के भी, हाफ ऑफ फरवरी अभी निकला है, चले गए। हाँ अभी चला गया ना, तो 2 महीने छोटा किया इन्होंने। फिर रिजल्ट का जो निकलता था गैप, वो भी बहुत छोटा कर दिया है। पहले जून में एग्ज़ाम होता था, अगस्त में रिजल्ट निकलता था, अभी मई में एग्ज़ाम होता है और आई थिंक 15-20 दिन में रिजल्ट आ जाता है। तीसरा, पहले मेंस जाके दिसंबर में होते थे, अब मेंस एग्ज़ाम सितंबर में होते हैं। तो कुछ यूपीएससी ने प्रोसेस को छोटा किया है, अगर और छोटा हो सकता है विद टेक्नोलॉजी या
ट्रांसपेरेंसी के लिए, तो करना चाहिए। और सर फिर जब हम सब्जेक्ट्स की बात देखते हैं तो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, आपको मतलब एक तो इनके दो एस्पेक्ट हैं कि मतलब आपको आंसर लिखने पड़ते हैं बहुत जल्दी जल्दी, पास टाइम ही नहीं, टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं होता, लाइक जो सोचना थिंकिंग वर्ड उस पे मैं ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ। जब आपके पास सोचने का ही टाइम नहीं होता, जो आपके पास दिमाग में मेमोराइज्ड है ऑलरेडी, वो सिर्फ आप वही लिख सकते हो। जीएस की बात कर रहा हूँ 1 2 3 4 की। एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी बताते हैं कि मतलब आपके पास, आप ब्यूरोक्रेसी में जाने के बाद कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपको इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग लेनी, तो ये उस चीज की एक तरीके से प्रैक्टिस है। आप इसको कैसे देखते हो? दिमाग तो आपका बहुत फास्ट चलता है, आपको लग रहा है कि आपको सोचने का ही समय नहीं मिलता। फास्ट इन द सेंस कैसे नहीं मिलता? देखिए, जब ह्यूमन माइंड की लिमिट आप कम कर रहे हो, एयरफोर्स का जो फाइटर पायलट है वो स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेता है, तो वो थोड़ी कि उसने जो रटा हुआ है उससे वो डिसीजन लेगा। वो सिचुएशन को एनालाइज करता है कि कब मेरे को दबाना है बटन बम के लिए, या कब उसको गोता लगवाना है हवाई जहाज को। तो जो समय मिलता है वो सफिशिएंट है। सोचना तो साथ साथ चलता रहता है। दूसरी बात है कि आपको वर्ड लिमिट पे स्टिक रहिए। आप एक एक क्वेश्चन का टाइम मैनेजमेंट ठीक से करो। ऐसा नहीं है कि शुरू में आपने बहुत समय लगा दिया, बड़े लंबे लंबे आंसर लिख दिए, और बाद में आपको समय नहीं मिला तो सोचने का समय नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक एक क्वेश्चन के लिए समय बांध दें, एक एक क्वेश्चन को उतने ही वर्ड लिमिट में रखें जितना कि एक्सपेक्टेड है, तो समय की कमी नहीं होती है। नहीं, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, जैसे ऐसे है, ऐसे में 2 ऐसे होंगे। हाँ, 1100-1200 वर्ड लिमिट पर ऐसे की 400 वर्ड लिमिट होगी, 3 घंटे मिले आपको। जीएस में 10 क्वेश्चंस 150 वर्ड लिमिट होती है, 1500 वर्ड सुन के, और फिर 10 क्वेश्चंस सुन के 250 वर्ड लिमिट, 2500 हो गए। पूरा एनालिसिस आपका है। मैं ये इसलिए मैं emphasize कर रहा हूँ कि आपको मैकेनिकल बनाया जा रहा है। नहीं, It's like mindless application of mind. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपका देखो, इतने सारे बच्चे हैं, उसमें कौन अच्छा कर रहा है, कौन फास्ट थिंकिंग कर सकता है, कौन फास्ट एनालिसिस कर सकता है, उसके लिए कुछ तो क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा ना। तो यही तो क्राइटेरिया है कि कौन शार्प है। नहीं तो कैसे पता चलेगा? सबको सेम ही दे दिया, भाई तुम रेस जो है 100 मीटर की रेस है, 20 सेकंड में दौड़ लो, तो कोई भी दौड़ लेगा। ओके। बिल्कुल, आप सेटिस्फाइड नहीं है। खैर सर, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई फाइनल बात आप बता दीजिए, कोई 1 या 2 लाइन में, कि भाई यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, उससे अपन इसको क्लोज करें। हाँ, यूपीएससी आज जरूरी क्यों है? यूपीएससी आज जरूरी क्यों है? आज तो क्यों प्रिपेयर करें इसके लिए? यूपीएससी का एग्जाम आज तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में चैलेंजेस बढ़ गए हैं, हमारी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, हमारी पॉपुलेशन अब तो खैर स्टेबल हो गई है। हमको हमारे सपने एज कंट्री, हमारे सपने बड़े होते जा रहे हैं। हमें डेवलप्ड नेशन बनना है, हमें 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। तो उसके लिए वर्कफोर्स भी वैसी चाहिए ना, जो और इंटेलिजेंट हो और डेडिकेटेड हो। तो इसलिए यूपीएससी तो हमेशा ज़रूरी रहेगा। लेकिन दूसरी बात जो आप कह रहे थे ना, उस पर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि वेल टू डू फैमिली से नहीं हैं, जिनके पास की स्पेयर इनकम नहीं है, लेकिन वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। पहले भी था, अभी भी है, लेकिन अब उनकी संख्या ज़्यादा है। जो रूरल एरिया से हैं, जो स्लम से हैं, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं, जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में रहते हैं, उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो 7 बच्चे मेरी बुक में हैं, जिनकी स्टोरी मैंने लिखी है, उसमें से ज़्यादातर बच्चे यहीं से आए हैं, ऐसी कैटेगरी के हैं। चाहे वो रूरल एरिया से आए हैं, चाहे स्लम से आए हैं, चाहे सर्वेंट क्वार्टर से आए हैं। तो ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे ये आईएएस बनने का सपना देख सकते हैं और सपना पूरा भी कर सकते हैं। तो उनको अपने सपनों को दबाना नहीं चाहिए, उनको अपने आत्मविश्वास को दबाना नहीं चाहिए, उनको उस डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए। वो जरूर सफल होंगे, और सफल आईएएस में नहीं भी हुए तो जिंदगी में जरूर सफल होंगे। ओके सर, इससे मेरे को वो बात याद आ गई जो अभी हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि भाई जो अभी के जो इंटेलिजेंट लोग हैं, हाँ, और जो मॉडर्न और जिनका रेशनल साइंटिफिक टेम्परामेंट है, हाँ, वो तो आईएएस में अपीयर ही नहीं होते, यूपीएससी का एग्जाम ही नहीं देते। इसीलिए जो हमारे वाले बच्चे हैं उनका हम नंबर आने लग गया। अच्छा, तो हमारे वाले बच्चे इंटेलिजेंट और रैशनल नहीं है? हमारे बच्चे इंटेलिजेंट और रैशनल हैं, ये नहीं है।
लेकिन कुछ कैटेगरी है जो जिनकी प्रायोरिटी या जिनका इंटरेस्ट है कि उनको कॉर्पोरेट में जाना है, तो ये तो आपके अंदर की कॉल होती है। ऐसा नहीं है कि रूरल एरिया का बच्चा कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं जाता हो। जा सकता है, इंटेलिजेंट होता है। हाँ, तो जा रहा है ना। हाँ। तो आपके अंदर की कॉल क्या है? आपको गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करनी है, पब्लिक का काम करना है, या आपको विदेश जाना है, या आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है? तो बच्चे सब इंटेलिजेंट हैं, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अच्छे वाले बच्चे दूसरी जगह चले गए तो बचे हुए बच्चों को यहाँ मौका मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप हो सकता है मेरा भ्रम हो, आप उसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा, जैसे आपने कहा कि अंदर की कॉल जो होती है उसी के हिसाब से बच्चे डिसीजन लेते हैं, पर क्या आज भी छोटे छोटे सेक्टर्स और जो एरियाज हैं हमारे 3rd 4th टायर सिटी, उनमें बच्चों को पता है क्या, अवेयरनेस है क्या कि उनके अंदर की कॉल के कोर्सेज भी हैं, या उन वो जो चाह रहे हैं वो कर भी सकते हैं, रादर देन सिर्फ वो बड़े हुए तो उनको गवर्नमेंट जॉब या पर्टिकुलरली 2-3 चीजें करने के अलावा? नहीं, अभी तो इतना इंटरनेट रिवॉल्यूशन या डिजिटल रिवॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि घर बैठे लोगों को पता है कि क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या हो रहा है। जो सिक्किम में बैठ के लड़की ने जो आईएएस का एग्जाम दिया, जस्ट कि इंटरनेट था, यूट्यूब थी, यूट्यूब के कारण उसने पढ़ लिया। कोई कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा है या बिना कोचिंग के पढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं है अब इंटरनेट रिवॉल्यूशन से। तो हमारे रूरल एरिया में भी है, बच्चे बच्चे के पास स्मार्टफोन है, सबको पता है कि क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या कोर्सेज हैं। गवर्नमेंट बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा सर, गवर्नमेंट जॉब्स। हाँ, क्यों नहीं पता है? सबको पता है, क्यों नहीं पता है? अच्छा, उतनी अवेयरनेस है जितनी गवर्नमेंट जॉब्स और जो ट्रेडिशनल पहले से तो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल हम करते आ रहे हैं। हाँ, मैं ये कहूँगा कि पहले से ज़्यादा अवेयरनेस है। हो सकता है अवेयरनेस लेवल फर्क हो, कि जो हमारे यहाँ पे दिल्ली में बच्चा रह रहा है और जो गांव में रह रहा है उसका थोड़ा फर्क हो सकता है अवेयरनेस का, पर पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके देन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर आज आपको मजा सा नहीं आया लगता? नहीं आया सर, बिल्कुल मजा आया। कैसे बात कर रहे हो आप? हम थोड़े से क्रिटिक रहते हैं, जिस भी चीज पे बात करते हैं उससे थोड़ा, इसीलिए ताकि इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट द ट्रूथ। अच्छा, ठीक है, इसलिए थैंक यू। ओके, कट।